हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं इंग्लिश टीजीटी पीजीटी का। ओके, इसके भी पहले काफ़ी प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पढ़े हैं, आप लोग जाके पढ़ लीजिए। ओके, चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हु रोड द हिस्टोरिकल नॉवेल वल्पेरगा और द लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ कस्टूसियो प्रिंस ऑफ लुका 1823 में। किसने लिखा है ये हिस्टोरिकल नॉवेल? इसका क्या नाम है? वल्पेरगा और द लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ कस्टूसियो प्रिंस ऑफ लुका। 1823 में ये नॉवेल लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड, ये लिखा गया है मैरी शैली के द्वारा। किसके द्वारा? मैरी शैली के द्वारा। तो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द सब टाइटल ऑफ द गोथिक नॉवेल फ्रैंकेस्टन? एक गोथिक नॉवल था, उसका नाम था फ्रैंकेस्टन। इसका सब टाइटल क्या था? ठीक है, ये बताना आपको इसका सब टाइटल। तो इसके सब टाइटल का नाम है द मॉडर्न प्रोमेथियस 1818। द मॉडर्न प्रोमेथियस 1818। ये क्या है? किसका टाइटल है? गोथिक नॉवेल कौन सा है? फ्रैंकेस्टाइन। इसका ये फुल टाइटल है। ओके, सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोड द नॉवेल द लास्ट मैन? द लास्ट मैन नॉवेल किसने लिखा है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, मैरी शैली ने। क्या लिखा है? मैरी शैली ने लिखा द लास्ट मैन, ये नॉवेल लिखा है। हु रोड द प्ले प्रॉस्पर पाइन? ये जो प्ले है ये किसने लिखा है? तो आपको बता दें ये लिखा गया है पीबी शैले द्वारा। ये प्ले लिखा गया है। ओके, इन विच ईयर प्रॉस्पर पाइन वाज रिटन? मतलब ये जो प्ले है ये कब लिखा गया है? प्रॉस्पर पाइन जो प्ले है ये कब लिखा गया है? तो फ्रेंड, ये लिखा गया है आपका 1820 में। कब लिखा गया है? 1820 में। ये जितने भी क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी का पेपर है। ओके, तो आप लोग अच्छे से ये क्वेश्चन लिटरेचर के भी तैयार कर लीजिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट द प्ले द किंसी? हु रोट द प्ले द किंसी? द किंसी जो प्ले है ये किसने लिखा है? तो आपको पता है ये तो बहुत फेमस प्ले है। ये लिखा गया है पीबी शैले द्वारा। ओके, इन विच ईयर द प्ले द किंसी वाज पब्लिश्ड? जो किंसी प्ले लिखा है पीबी शैले ने, ये कब पब्लिश करवाया इसको? तो ये पब्लिश हुआ था 1819 में। मतलब कि 1819 में ये केंसी नाम का जो प्ले था ये पब्लिश हुआ था। देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट द ब्लैंक वर्स ड्रामा इन 5 एक्ट्स? मिडास। मिडास कितने किस टाइप का प्ले था? ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया था, एक ड्रामा था जिसमें 5 एक्ट्स थे। ये किसने लिखा था? ओके, तो ये प्ले लिखा गया था मैरी शैली। ये जो मैरी शैली कौन थी? ये पीबी शैली की वाइफ थी, मैरी शैली। ओके, इनके द्वारा ये एक्ट लिखा गया था। इन विच ईयर द प्ले मिडास पब्लिश्ड? अब मिडास किस ईयर पब्लिश हुआ था? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, 1822 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट द क्लोजेट ड्रामा मैनफ्रेड? मैनफ्रेड किस टाइप का प्ले है, किस टाइप का ड्रामा है? ये है क्लोजेट ड्रामा। क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? जिसको आप सिर्फ रीड करते हैं। ठीक है, टू बी रीड मतलब सिर्फ रीड करते हैं और कुछ नहीं, और ये एक्ट नहीं होता। ओके, सो ये इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, बायरन। बायरन ने ये प्ले लिखा था मैनफ्रेड। ठीक है, और ये कैसा प्ले था? क्लोजेट ड्रामा था। हु रोट द क्लोजेट ड्रामा? केन। केन, ये भी केन नाम का भी एक क्लोजेट ड्रामा लिखा गया था। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये भी लिखा गया था लॉर्ड बायरन द्वारा। एक केन एंड मैनफ्रेड, ये दोनों ही क्लोजेट ड्रामा था। किसके द्वारा लिखे गए? लॉर्ड बायरन द्वारा। ओके, ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। इन विच ईयर द प्ले केन? केन पब्लिश, केन कब पब्लिश किया गया? जो क्लोजेट ड्रामा था। ठीक है,
तो ये पब्लिश किया गया कब? 1821 में। कब? 1821 में ये पब्लिश किया गया। हु रोट द लॉन्ग पोएम डॉन जॉन स्पेनिंग 17 कैंटो। ये एक लॉन्ग पोएम थी, किसके द्वारा लिखी गई? डॉन जॉन। कितने कैंटो में बटी थी? 17 कैंटो में मतलब कि बटी हुई थी। तो ये जो लॉन्ग पोएम थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड? तो ये लिखी गई थी लॉर्ड बायरन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड बायरन द्वारा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, हु रोट द नरेटिव पोएम चाइल्ड हारोल्ड्स पिलग्रिमेज। चाइल्ड हारोल्ड पिलग्रिमेज ये एक नरेटिव पोएम थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फ्रेंड ये भी लिखी गई थी लॉर्ड बायरन द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड बायरन द्वारा। तो ये सारे जितने भी पोएम्स, ड्रामा, क्लोजेट ड्रामा, ये सारे याद रखेंगे। हु रोट द विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 एंड विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन 1790 में लिखा गया। मतलब एक विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में लिखा और विंडिक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन ये 1790 में लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ओके, तो ये फ्रेंड लिखा गया था मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट द्वारा लिखा गया था। ओके, मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट द्वारा। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। स्पेंसेरियन सनेट इज एन इम्पॉर्टेंट वेरिएंट ऑफ। मतलब कि किसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? पेट्रार्चन सनेट, शेक्सपियरियन सनेट, क्लासिकल सनेट या फिर नैन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है शेक्सपियरियन सनेट के लिए। किसके? शेक्सपियरियन सनेट के लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। फेरी क्वीन इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ। जो फेरी क्वीन लिखी गई थी स्पेंसर द्वारा, एलेग्री थी ये। ओके, तो ये किस स्टेंजा में लिखी गई है? पेट्रार्चन सनेट, स्पेंसेरियन, शेक्सपियरियन, मिल्टॉनिक। ओके, तो ये किस पे लिखी गई है? ये लिखी गई है स्पेंसेरियन। किसके द्वारा? स्पेंसेरियन स्टेंजा, क्योंकि उन्हीं की ये एलेग्री थी तो वो अपने ही फॉर्म यूज करेंगे, जाहिर सी बात है। स्पेंसर मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन वाज। स्पेंसर मोटो फेरी क्वीन में लिखा गया स्पेंसर मोटो इन राइटिंग हिज फेरी क्वीन वाज, वो क्या था? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, टू फैशन ए जेंटलमैन इन वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन। क्या था? जेंटलमैन की वर्चुअस एंड जेंटल डिसिप्लिन को फैशन के, है ना, फैशन के थ्रू दिखाया गया है इसमें। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। The last six lines of Miltonic sonnet are divided into two groups of three lines each. What is the group of three lines? वो क्या कहलाता है? जो मिल्टोनिक जो सनेट होता है, ठीक है, मिल्टोनिक सनेट में लास्ट की थ्री मतलब कि टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। लास्ट की जो थ्री लाइन्स होती है वो क्या कहलाती है? टर्सेट, ट्रीसेट या ट्रिपलेट या फिर ट्रीलेट। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए, टर्सेट कहलाती है। क्या कहलाती है? टर्सेट। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द राइमिंग स्कीम ए बी ए बी, बी सी, सी डी ई ई, ये कौन सा राइमिंग स्कीम है? ओके, तो फ्रेंड ये इसमें कितने? चार, चार आठ चार 12, 2 14। ये कौन सा राइमिंग स्कीम है? तो फ्रेंड ये आपका राइमिंग स्कीम है स्पेंसेरियन सनेट। क्या है? स्पेंसेरियन सनेट का ये राइमिंग स्कीम है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एन एल जी इज ए टाइप ऑफ लिरिक एंड फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड थॉट यूजिंग। ओके, एलजी एक टाइप के लिरिक और फोकस एक्सप्रेशन। एलजी में क्या होता है? इमोशन को एक्सप्रेशन करना होता है। जो वो जो सोच रहा होता है उसी इमोशन को एक्सप्रेशन किसके थ्रू करवाया जाता है? कि लिरिक के टाइप के थ्रू। तो वो क्या कहलाता है? हीरोइक कॉपलेट, एक्टिव एंड सस्टेड, फॉर्मल लैंग्वेज स्ट्रक्चर या फिर लिटरेशन। तो वो कहलाता है फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एन एल जी इज ए, एल जी क्या है? हिस्टोरिकल पोएम, फिगरेटिव स्टोरी, सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन या फिर शॉर्ट स्टोरी। तो ये फ्रेंड है सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन। मतलब इसमें लेमेंट किया जाता है, आवाहन किया जाता है। ओके, इसमें दुखद घटना होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एलेग्री, एलेग्री का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? स्पेंसर की फेरी क्वीन, हाँ ये तो है। बनियान की पिलग्रिम प्रोग्रेस, ये भी है। एडिसन की पब्लिक, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही हैं बेस्ट एग्जाम्पल एलेग्री के। ओके, तो ये तीनों आप अच्छे से याद रख लेंगे। देख लीजिए, इज एन ऑब्जेक्टिव पोएट्री कौन सी ऑब्जेक्टिव पोएट्री के रूप में जानी जाती है? लिरिक, एलेग्री, ओड या फिर सनेट? तो फ्रेंड ये जानी जाती है एलेग्री। एलेग्री को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव पोएट्री। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलेग्री, एलेग्री के चीफ कैरेक्टरिस्टिक किस नाम से जाने जाते हैं? सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लिसिटी, डबल मीनिंग या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड इसको कहा जाता है क्या? डबल मीनिंग। क्या बोलते हैं इसको? डबल मीनिंग, उसे हम बोलते हैं एलेग्री। जॉर्ज ऑरवेल नॉवेल्स एनिमल फार्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जॉर्ज ऑरवेल की एक नॉवेल लिखा था एनिमल फार्म, वो किस टाइप का नॉवेल था? एलेग्री, सनेट, फेबल या फिर लिरिक? तो फ्रेंड आपको बता दें ये नॉवेल था एलेग्री टाइप का। किस टाइप का? एलेग्री। फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एलेग्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कौन से होते हैं एलेग्री के? पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म, सिम्बोलिज्म या फिर नन ऑफ? तो फ्रेंड वो सिम्बोलिज्म होते हैं, ठीक है। सिंबल बनाए जाते हैं, उसी के रूप में इसको प्रोवाइड किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन द 15th century fill in the blanks was in abundance to show the Catholic doctrine। 15th सेंचुरी में जो कैथोलिक डॉक्ट्राइन शो किया गया था, ठीक है, वो कौन किस टाइप का प्ले था? वो मोरालिटी, क्लासिकल, रिलीजियस या फिर सरकास्टिक प्ले था? तो ये फ्रेंड क्या था? ये थे मोरालिटी प्ले। क्या थे? मोरालिटी प्ले। सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द वर्ड एलेग्री हैज बीन derived फ्रॉम वर्ड एलोगेरिया, एलोगोरिया। तो ये किस टाइप का वर्ड था? ग्रीक था, लेटिन था, इटालियन या फिर स्पेनिश? तो फ्रेंड ये था आपका लेटिन वर्ड। क्या था? लेटिन वर्ड। ओके, ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ए heroic couplet can be defined as, a heroic couplet can be defined as, heroic couplet कैसे डिफाइन किया जाता है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका इसका बन जाएगा बी, आयम्बिक पेंटामेटल लाइंस राइमिंग विद ईच अदर। मतलब आयम्बिक पेंटामेटल पेंटामीटर में होता है और इसकी राइमिंग एक दूसरे से राइमिंग करती हुई होती है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए 31 से जो 50 क्वेश्चन हैं ये लिए गए हैं किससे? क्वेश्चन रोमियो एंड जूलियट से। तो ये आप अच्छे से देखेंगे। देखिए, टू विच सिटी डज रोमियो गो आफ्टर बीइंग एक्साइल्ड फ्रॉम वेरोना? जब वेरोना से रोमियो को बाहर निकाल दिया जाता है अपने राज्य, तो वो कहाँ जाता है? पेडुआ में, रोम में, वेनिस में या फिर मंटुआ में? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, मंटुआ जाता है वो। कहाँ? मंटुआ। व्हाई इज रोमियो एक्साइल्ड? रोमियो को क्यों निकाला जाता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा ई, फॉर किलिंग टेबाल्ट, क्योंकि वो टेबाल्ट की जो उसका क्या बोलते हैं, जूलियट की जो माँ का जो नीश होता है उसको उसकी वो हत्या कर देता है, इसलिए उसको बैनिश कर दिया जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु परफॉर्म्स रोमियो एंड जूलियट मैरिज? रोमियो एंड जूलियट की मैरिज मतलब कि क्यों क्यों परफॉर्म किया गया है? किसने परफॉर्म किया है? फ्रायर जॉन ने, फ्रायर लॉरेंस ने, फ्रायर विंसेंटियो ने या फिर मर्क्यूटियो ने? तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन बन जाता है बी, फ्रायर लॉरेंस ने उसकी शादी का क्या है? परफॉर्म करवाया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु इज द फेरी द मर्क्यूटियो सेज विजिट रोमियो इन ड्रीम्स? रोमियो के सपनों में कौन सी जो मर्क्यूटियो नाम की, मर्क्यूटियो कहता है रोमियो के सपनों में कि हु इज फेरी, के फेरी कौन है? पक, क्वीन मैब, बिल्जबब या फिर जैक ओदा मतलब कि क्लोवर? वो मतलब कि परी का नाम क्या है? ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, क्वीन मैब। क्या नाम है? क्वीन मैब। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जब अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे गए तो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज नर्स एडवाइस जूलियट टू डू आफ्टर रोमियो इज एक्साइल्ड?
मतलब कि जो नर्स होती है, जो उसकी मेट होती है जूलियट की, वो क्या एडवाइस करती है जब रोमियो को एग्जाइल कर दिया जाता है, मतलब बाहर बैनिश कर दिया जाता है राज्य से। तो वो बोलती है, एक्ट एज इफ रोमियो इज डेड एंड मैरी पेरिस। मतलब कि अगर उसने रोमियो मतलब मर गया तो वो उसको पेरिस से शादी करनी पड़ेगी, ठीक है, ये एडवाइस देती है। वेयर डू रोमियो एंड जूलियट मीट? रोमियो एंड जूलियट कहाँ मिलते हैं? तो ये तो आपको अच्छे से पता होगी, एट कैपुलेट फीस्ट, कैपुलेट की दावत में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु किल्स मर्क्यूटियो? मर्क्यूटियो को कौन मारता है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, टैबार्ट। मर्क्यूटियो होता कौन है? रोमियो का फ्रेंड होता है, ठीक है। विच कैरेक्टर फर्स्ट परसुएट्स रोमियो टू अटेंड द फीस्ट? मतलब कौन सा कैरेक्टर फर्स्ट परसुएट रोमियो को अटेंड करते हुए दावत में दिखाया गया है? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी, बेनवोलियो को। कौन अटेंड करता है? बेनवोलियो। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाट एट फर्स्ट डज जूलियट क्लेम दैट रोमियो हियर्स द मॉर्निंग आफ्टर देयर वेडिंग नाइट? है ना, जब पहली बार जूलियट मतलब क्लेम करती है किसके? रोमियो के। जब रोमियो सुनता है मॉर्निंग में कि मतलब कि नाइट में उसकी क्या होगी? शादी होगी, ठीक है। तब वो क्या, तो कौन सी वो फर्स्ट मतलब कि चिल्लाती? ऑवल होता है कि डव होता है कि नाइटिंगेल या फिर लार्क? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 39 का सी, द नाइटिंगेल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। टू व्हाट डज रोमियो फर्स्ट कंपेयर जूलियट ड्यूरिंग द बालकनी सीन? बालकनी जब सीन होती है रोमियो एंड जूलियट में, तो फर्स्ट कंपेयर जूलियट की किससे की जाती है? द मून से, द स्टार से, द समर्स डे से, या फिर द मॉर्निंग सन से? तो फ्रेंड इसमें उसकी तुलना की गई है किसके? द मॉर्निंग सन से, ठीक है। Who discovers Juliet after she takes Friar Lawrence potions? कौन डिस्कवर करता है, कौन खोजता है जूलियट की आफ्टर सी टेक्स फ्रायर लॉरेंस पोशन? ठीक है, तो लेडी कॉपलेट, कॉपलेट, पेरिस, या फिर नर्स? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, नर्स ढूंढती है उनको। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Who who proposes that a gold statue of Juliet to be built in Verona? वेरोना में जो जूलियट की गोल्ड स्टेटू बिल्ट मतलब बनाया गया था, उसको किसने प्रपोज किया था? ठीक है, मॉन्टेग, लेडी कॉपलेट, पेरिस, या फिर रोमियो? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, मॉन्टेग। कौन? मॉन्टेग। टू विच पावरफुल फिगर इफ पेरिस रिलेटेड? पेरिस जो पावरफुल फिगर दिखाया गया है वो किससे रिलेटेड है? कॉपलेट फैमिली, मॉन्टेग, या फिर प्रिंस एस्केलस, या फिर किंग वर्डामे? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, प्रिंस एस्केलस के से रिलेटेड दिखाया गया है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाउ एंड वेयर डज रोमियो कमिट सुसाइड? रोमियो कैसे सुसाइड करता है, कहाँ सुसाइड करता है और कैसे सुसाइड करता है? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, विद पोशंस इन जूलियट टॉम। जहाँ पे जूलियट मतलब जूलियट की कब्र होती है वहीं पे। ओके, चलिए, क्योंकि वो जहर खा के मर जाते हैं। Who is the last person to see Juliet before the steps herself dead? वो कौन सा ऐसा लास्ट पर्सन है जिसको जूलियट देखती है उसके पहले ही वो उसकी मृत्यु हो जाती है? तो फ्रेंड उसके पहले मतलब कि वो तभी वो अपनी मृत्यु कर लेती, मतलब खुद सुसाइड कर लेती है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, फ्रायर लॉरेंस को। किसको? फ्रायर लॉरेंस को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। व्हाई इज फ्रायर जॉन अनेबल टू डिलीवर फ्रायर लॉरेंस मैसेज टू रोमियो इन मंटुआ? मंटुआ में रोमियो को जो फ्रायर लॉरेंस का मैसेज डिलीवर कौन करता है? जॉन अनेबल। क्यों क्यों डिलीवर करवाता है? कि वो मर चुका है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा इसका सी, ही इज हेल्ड इनसाइड ए क्वारंटाइंड हाउस एंड अनेबल लीव। कि मतलब उसको क्वारंटाइन कर लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है और अब वह उस मतलब कि छोड़ के जा चुका है इस राज्य को।
व्हाई डज द हाँ अपोथोकेरी एग्री टू सेल रोमियो पॉइजन। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 47 के ए, ही इज पुअर एंड नीड्स द मनी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ऑन व्हाट डे डू रोमियो एंड जूलियट मीट। कौन सा डे होता है जब रोमियो एंड जूलियट मिलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो वो डे होता है आपका संडे। कौन सा दिन होता है, संडे के दिन। विद होम इन इज विद होम इज रोमियो मैडली इन लव फॉर द फर्स्ट टू सीन्स ऑफ द प्ले। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 49 का डी, रोजालिन। क्या होती है, मतलब कि फर्स्ट फर्स्ट जो रोमियो जब पहली बार किसी से प्रेम करता है, दूसरे सीन में ये चीज दिखाई गई, तो वो किससे, रोजालिन से, और उसी को खोजने के लिए वो निकलता था, निकलता है। इन व्हाट डिकेड वाज रोमियो एंड जूलियट रिटेन। मतलब कि कौन सी ऐसी डिकेड्स थी जब रोमियो एंड जूलियट प्ले लिखा गया था। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, 1590। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम वॉज अटल्ड बाय। ये जो मतलब कि शेक्सपियर सिर्फ इसी एज के ही नहीं बल्कि वो हमेशा ही रहेंगे, ये बात किसने कही थी। 2001 का क्वेश्चन है टीजीटी का। मिल्टन आर्नोल्ड, बेन जॉनसन या फिर टीएस इलियट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, बेन जॉनसन ने कही थी ये बात। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु स्पीक्स, किसने कहा फ्रायल्टी द थाई नेम इज वुमेन, मतलब झूठ का नाम ही क्या है, औरत। तो ये बात कही थी किसने, हैमलेट ने। किसने कही थी, हैमलेट ने ये बात कही थी। टेक्स और टेक दोज लिप्स अवे दीज लाइन्स। तो ये जो लाइनें हैं ये फ्रेंड ली गई हैं किससे, ये लाइनें ली गई हैं मेजर फॉर मेजर से। किससे ली गई हैं, मेजर फॉर मेजर से। ओके, O God, how very stale and unprofitable seems to me all the uses of word। ओके, ये जो लाइनें हैं ये किस प्ले से ली गई हैं। ओके, तो फ्रेंड ये प्ले कौन सा था, ये हैमलेट प्ले से ये लाइनें ली गई हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मूवमेंट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, ये एक रोमांटिक मूवमेंट मैनिफेस्टो में दिखाया गया है किसके, विलियम वर्ड्सवर्थ के। डजंट इंक्लूड बाय विलियम वर्ड्स डजंट, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ को मतलब कि इंक्लूड नहीं किया गया है, तो किस लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 55 का डी। देखिए, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, क्या था, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, इसलिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वाज डीपली इन्फ्लुएंस बाय। वर्ड्सवर्थ डीपली इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, ठीक है, उसकी उनकी जो राइटिंग थी तो उससे कौन इन्फ्लुएंस हुए थे, कॉलरिज, गॉमिन या फिर जेन जैक्स रॉसो या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, सारे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उनकी, विच वर्क्स वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ का कौन सा ऐसा वर्क था एग्जिबिट द इन्फ्लुएंस ऑफ विलियम गॉडविन, जिससे विलियम गॉडविन इन्फ्लुएंस हुए। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 57 का डी। कौन सा, गोल एंड सारो द बॉर्डर्स, ये दोनों ही पोएम्स की। टू विच ऑफ हिज फ्रेंड वर्ड्सवर्थ रोड। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने अपने फ्रेंड मतलब किस टाइप के फ्रेंड थे, एवरी गेट, वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा है उनके फ्रेंड ने, एवरी गेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसीडर्ड एज ए टीचर और नथिंग। मतलब ये इतने महान, प्रत्येक जो पोएट होता है वो एक टीचर होता है। ठीक, आई विश टू कंसीडर्ड एज ए टीचर और नथिंग, और उससे बड़ा कोई टीचर दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो ये किसने कहा था ये बात, तो ये बात फ्रेंड कही थी किसने, सर जॉर्ज बेमॉन्ट ने। किसने कही थी, सर जॉर्ज बेमॉन्ट ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु रोट इन हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। किसने लिखा था लिरिकल बैलेड्स, आई हैव सेड दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो इज पावरफुल फीलिंग
It takes its original form, emotion recollected in tranquility. The emotion is contemplated till by the subject spices of reaction, the tranquility gradually disappears, and an emotion kindred to which was before the subject of contemplation is gradually proceeded, and does itself actually exit is the mind. इसका जो राइट ऑप्शन बन जाता है फ्रेंड, ये बात किसने कही थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा विलियम वर्ड्सवर्थ। किसने कही थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन अटेंड टू जस्टिफाई द वेज टू गॉड टू मैन? ये किसके बारे में बात कही गई है? तो ये कही गई है फ्रेंड पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। ये थीम थी पैराडाइज लॉस्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन द्वारा जो पोएम नहीं लिखी गई है वो कौन सी पोएम थी? ओके, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लाई एलेग्रो, सेकंड प्रिंस, ये तो सब लिखी गई। ट्रू लव नहीं लिखी गई है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल? ग्रैंड स्टाइल जो मिल्टन ने फॉलो किया है उसमें क्या फीचर्स थे? ओके, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ई, सबलिमिटी, पोएटिक ग्रैंडवर, एलिवेटेड क्लासिज्म, माइटी लैंग्वेज एंड रिटोरिकल डिवाइस, पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स, ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही इसमें फीचर्स थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए, डिफेंसो प्रो पॉपुलो इंग्लिको इज लेटिन पोलेमिक बाय जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया। पब्लिशिंग कब? 1651 में। द फुल टाइटल ऑफ हिज वर्क इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसका फुल टाइटल क्या था? ओके, तो 63 का राइट ऑप्शन बन जाता है सी, जॉन मिल्टन इन इंग्लिश मैन, हिज डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ओके, चलिए देखिए, डिफेंसो प्रो पॉपुलो एंग्लिकन वाज कमीशन्ड बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग ओलिवर क्रॉमवेल्स प्रोटेक्टरेट ऑफ इंग्लैंड एज ए रिस्पॉन्स टू वर्क बाय क्लॉडियस सोमलियस इंटाइटल। इसका टाइटल क्या था? ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 64 का ए, डिफेंसियो रेग्लिका प्रो कोरोलो आई, रॉयल डिफेंस ऑन बिहाफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। Salmasius argued that the rebels led by Cromwell were guilty of regicide for executing King Charles. Milton responded with a detailed। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 65 का बी, जस्टिफिकेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच पॉलिटिकल ट्रैक्ट बाय जॉन मिल्टन इन 1654 वाज रिटन ए सीक्वल टू हिज डिफेंसिव प्रो पॉपुलो इंग्लिको? ठीक है, जॉन मिल्टन का एक पॉलिटिकल ट्रैक्ट था, कौन था? सिक्वल टू डिफेंसिव प्रो पॉपुलर। तो ये किस टाइप का पॉलिटिकल था? डिफेंसिव स्क्वेंडर, डिफेंसिव सेकंड, हाँ डेफिनेशन स्क्वेंडर, या फिर नन ऑफ दिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है ए, डिफेंसन स्क्वेंडर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्लेट द सिल्वर बॉक्स, द बॉक्स रेफर टू, किस टाइप का था? तो बॉक्स था सिगरेट बॉक्स था। ओके, जॉन बार्थविक, जैक बार्थविक एंड जोन्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ, ये जितने भी बार्थविक नाम के थे कैरेक्टर्स वो किस प्ले के हैं? गल्सवर्दी के। ठीक है, तो सिल्वर बॉक्स प्ले के ये सारे कैरेक्टर्स हैं। Which of the play Galsworthy described the only play of mine which I was able to say when I finished it, no manager will refuse this. So right option आपका बन जाता है 69 का सी, लॉयल्टीज। किसका था? लॉयल्टीज के बारे में बात कही गई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ गल्सवर्दी डील्स विद द ट्रेजेडी ऑफ द इंडिविजुअल ब्रॉट बाय सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इन द लीगल सिस्टम इन इंग्लैंड? ठीक है, किस प्ले में गल्सवर्दी ने डील किया था विद ट्रेजेडी इंडिविजुअल ब्रॉट सर्टेन फंडामेंटल ड्रॉबैक्स इन लीगल सिस्टम इंग्लैंड में? सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 70 का डी,
सारे ही प्ले जितने थे, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स, फर्स्ट एंड लास्ट, ये सारे ही प्ले थे। ठीक है, इंग्लैंड के सिस्टम के बारे में, लीगल सिस्टम के बारे में। इन विच प्ले गल्सवर्दी फाइंड्स द ट्रेजिक इनकम्पैटिबिलिटी between the essential principles of Christianity and the working principles of individual, including clergymen। कौन सा, किस टाइप का, हाँ कौन सा ऐसा प्ले था जिसमें ट्रेजिक इनकैपेबिलिटी के बीच और एसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ क्रिश्चियनिटी के बीच एंड वर्किंग प्रिंसिपल इंडिविजुअल इंक्लूडिंग क्लर्जीमैन को ऐड किया गया है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 71 का ए बिट ऑफ लव। किसमें? ए बिट ऑफ लव में दिखाया गया है। Which poem of Matthew Arnold retells a famous episode from Firdausi Persian's epic Shahnama related how to great warrior Rustam unknowingly slew his long lost son सौरभ एंड सिंगल कॉम्बैट। कौन सी ऐसी पोएम थी अर्नोल्ड की? तो फ्रेंड ये पोएम का नाम है आपका क्या? सौरभ एंड रुस्तम, एन एपिसोड 1853 में लिखा गया था। इन मेमोरियम AHH अर्थक है ना, AH is a poem by British poet Alfred Lord Tennyson published in 1850। It is a requiem for the poet beloved comrade friend who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 age 22। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा? 73 का ए, आर्थर हेनरी हैलम। जो AHH है इसका फुल फॉर्म है आर्थर हेनरी हैलम। Repetition of a word expression at the beginning of successive phrases, clauses, sentence, verses especially for rhetorical and poetic effect। सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? 74 का बी, एनाफोरा उसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनाफोरा। A well-known phrase expressing something that is always true about people or the world। ठीक है, एक ऐसा फ्रेज जो जाना जाता है एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू होता है पीपल और वर्ड के बारे में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, एडेज। क्या होता है? एडेज। चलिए देख लेते हैं। द टर्म यूज्ड फॉर ए थिंग दैट इज वेरी ओल्ड एंड ओल्ड फैशन ऑफ रेफरिंग टू एन ओल्ड स्टाइल लैंग्वेज और ओल्ड। एक ऐसा टर्म होता है जो बहुत पुराने समय से चल आ रहा होता है, ओल्ड फैशन के बारे में, ओल्ड स्टाइल के बारे में भाषा या कला होती है, तो उससे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं हम लोग आर्केइज्म। क्या बोलते हैं? आर्केइज्म बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द ओरिजिनल पैटर्न ऑफ और मॉडल फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉपीड और ऑन विच दे आर बेस्ड, ए मॉडल और फर्स्ट फॉर्म, प्रोटोटाइप। ठीक है, ओरिजिनल पैटर्न या फिर मॉडल फॉर्म, विच ऑल थिंग्स सेम काइंड मतलब सारी चीज़ें एक जैसी होंगी या फिर कॉपी की गई होगी। विच दे आर बेस्ड किस पर बेस्ड है? मॉडल, फर्स्ट फॉर्म, प्रोटोटाइप किस पर बेस्ड होता है? सो राइट ऑप्शन बन जाएगा 77 का ए, आर्चेटाइप। क्या बोलते हैं इसे? आर्चेटाइप। The term used for the advanced group in any field, especially in a visual, literary or musical arts, whose works are characterized chiefly by unorthodox and experimental method। So right option आपका बन जाता है ए, एवेंट गार्ड। A type of poetry that does not rhyme, usually with 10 syllables, iambic pentameter in each line। ठीक है, मतलब जिसमें कोई राइमिंग नहीं होता है और वो 10 सिलेबल के होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओके, तो उसे बोलते हैं फ्रेंड ब्लैंक वर्स। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्लैंक वर्स, इसमें कोई राइमिंग नहीं होती है। ए पॉज इन ए लाइन ऑफ पोएट्री स्पेशली नियर द मिडिल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स, तो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, मतलब बीच में एक पॉज लगा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं सेज्यूरा। क्या बोलते हैं? सेज्यूरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्क क्रिटिकोस विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है?
सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 81 का एबल टू डिसन एंड जज। क्या होता है एबल टू डिसन एंड जज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन यहाँ से 82 से 86 तक अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, आपको बताना कौन सा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, देखिए यहाँ पे वर्ब दी गई है और वर्ब से करेक्ट फॉर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम गिवन वर्ब, ये वर्ब दी गई, इससे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है नष्ट करना, और इसका आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या लगा दें कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन डिस्क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रक्शन या फिर डिस्टरबेंस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 82 का सी डिस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे इसे डिस्ट्रक्शन। तो TION से भी क्या बन जाता है नाउन बन जाती है, लेकिन डिस्ट्रॉय है, डिस्ट्रॉय का क्या बन जाएगा डिस्ट्रक्शन। तो ये आपकी बन जाती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। डाई, डाई मीन्स तो आपको पता है मरना होता है, इसका जब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो क्या बन जाएगा फ्रेंड, इसका बन जाएगा डेथ। क्या होता है डेथ। डिस्कवर, डिस्कवर आपकी वर्ब है और डिस्कवर का क्या लगा दें कि ये क्या बन जाए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाए। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी डिस्कवरी। ठीक है, वाई लगा दोगे तो ये बन जाएगा डिस्कवरी। फिर देखिए डू, डू में क्या लगा दें कि ये बन जाए आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी डीड। डू का क्या लग जाएगा बन जाएगा डीड, डीड हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या लगा दें कि ये बन जाए आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा बी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिखाया गया फाइंड इन द मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। फॉरेन लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें सिंगुलर एंड हाँ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दिए गए, मतलब कि फॉर्म दिया गया है, उसमें इनकरेक्ट मैच बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बेसलेस का बेसली, एक्सिस का एक्सिसेस, ऑडिटोरियम का ऑडिटोरियम्स। तो फ्रेंड इसमें जो मिस मैच है, इसमें मिस मैच है एक्सिस, एक्सिस का एक्सिसेज नहीं होता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। सिंगुलर एंड प्लूरल देखिए, फंगस का फंगी, जेनेसिस का जेनेसिस, जीनियस का जेनिया जेनियस, जेनस का जेनरस। तो फ्रेंड इसका जो इनकरेक्ट मैच है 88 का डी, जेनस का जेनरस नहीं होगा। ओके, सो राइट ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सिंगुलर प्लूरल, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, क्रुक्स का क्रूसेज, कुरियो का कोरियोसिटी, कैरिकुलम का कैरिकुला या फिर कैरिकुलम्स। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा 89 का सी, कोरियो का कोरियोसिटी नहीं होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। सिंगुलर प्लूरल, फोकस का फोसी, फार्मूला का फार्मूला से फार्मूला, ये तो सही है। फोरम का फोरम से फोरा, ये भी सही है। फ्रेस्को का फ्रेस्कोस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, फ्रेस्को का फ्रेस्कोस नहीं होता। ओके, चलिए देख लेते हैं यहाँ से क्या बताना, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर प्लूरल। यहाँ पे नाउन दी गई है, नाउन को बताना है कौन सा मिस मैच है। ओके, मैट्रिक्स का मैट्रिसेज, मैक्सिमम का मैक्सिमे, मीडियम का मीडिया, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा। ओके, तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं। ओके, तो इसका जो मैट्रिक्स का मैट्रिसेस भी सही है, तो ये आपका गलत है, मैक्सिमम का मैक्सिमे ही नहीं होता। ओके, मीनू का मीनूस, मेटामॉर्फिसिस का मेटामॉर्फिसिस, मिलमिनियम का मिलनिया मिलनियम्स, मिनियम का मिनिये। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा 92 का डी, ये नहीं होगा। ओके, ये गलत है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। नर्सिस का नर्सिसी नर्सिसिस, नार्कोसिस का नार्कोसिस, नेबुला का नेबुलेई, न्यूट्रिएंट का न्यूट्रनस। सो राइट ऑप्शन बन जाएगा 93 का डी, न्यूट्रन का न्यूट्रस नहीं होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। वर्टेब्रा का वर्टेब्री, वर्चुअसों का वर्चुएसी, वायरस का वायरसेस, विस्टा का
विस्टे। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, विस्टा का विस्टे नहीं होता। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए इसमें अधिकतर ज़्यादातर सब मैच वाले दिए गए हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इनको अच्छे से सब याद कर लीजिए। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सिलेबस का सिलेबस से सिलेबी तो सही है। सिंपोजियम का सिंपोजियई, स्नॉप्सिस का स्नॉप्सिस, सिंथेसिस का सिंथेसिस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 95 का बी, सिंपोजियम का सिंपोजियई नहीं होता। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। मोनार्च का मोनार्चिस, पैट्रियार्च का पैट्रियाचिस, स्टोमक का स्टोमचिस, ब्रेस का ब्रेसेस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 96 का डी, ब्रश का ब्रसेस नहीं होगा। हिरियार्च का हिरियार्चिस, मैट्रियार्च का मैट्रियार्चिस, मैच का मैचेस, चर्च का चर्चेस। सो राइट ऑप्शन सी बनेगा। सिंगुलर प्लूरल, काल्फ का कॉल्स, एल्फ का एल्फ्स, हाफ का हाफ्स, स्टाफ का स्टाफ्स। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, स्टाफ का स्टाफ्स नहीं होगा। सिंगुलर प्लूरल, नाइफ का नाइफ्स से सही, लीफ का लीव्स ये भी सही, लाइफ का लाइफ्स भी सही, स्ट्राइप का स्ट्राइप्स नहीं होता। देखें, फूट का फीट सही है, गूज का गीस, लाउस का लीचन, मैन का मेन सही है, ये लूज लूज का लीसी होता है, ये गलत है। ठीक है, द वर्ड अबाउंड हैज द नाउन फॉर्म, अबाउंड का नाउन फॉर्म इसमें कौन सा है? अबंडेंट, अबंडेंस, अबाउंडेंस या फिर अबंडेंट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, अबंडेंस। ओके, द कलेक्टिव नाउन कांस्टेबल इज, कांस्टेबल का कलेक्टिव नाउन में ग्रुप क्या होता है? बंच बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, पॉज बोलते हैं या फिर बैच बोलते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, पॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। चूज द करेक्ट एनिमल क्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस। डॉग्स का बार्क होता है, डॉग्स कैसे चिल्लाता है? बार्क करता है, लायन रोर करता है, बट फ्रॉक्स क्या करता है? तो फ्रेंड, फ्रॉक्स करता है क्रॉक। क्या करता है? क्रॉक। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। यहाँ से आपके कॉमन एरर है दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। सी विशेष, सी वॉज ए बर्ड, नो एरर। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है? सी विशेष। जब सी विशेष है तो यहाँ पे वाज ना आकर के क्या आना चाहिए? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में, तो इधर भी प्रेजेंट, तो सी इज ए बर्ड होना चाहिए। ओके, सो राइट ऑप्शन किस में हो जाएगा? सी पार्ट में आपकी एरर बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। If I was you, I would have told her to leave the room. No error. अब देखिए इसमें क्या है? देखिए, इफ आई, अगर जब भी कोई सपोजिशनल की बात हो, कोई इमेजिन की बात हो, तो वहां पे वाज ना लगा करके क्या लगाते हैं? वर। क्या लगाते हैं फिर? इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो क्या करता? आई वुड हैव टोल्ड हर टू लीव द रूम, मतलब कि यह रूम उसे कह करके छोड़ देता। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? बी पार्ट में आपकी एरर है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड। इसमें एरोप्लेन की स्पेलिंग बताना है। AEROPLANE, ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, यही स्पेलिंग होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी बताना है सिजेरियन की स्पेलिंग। ओके, कौन सी करेक्ट है? CECAESAREAN। ठीक है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्पेलिंग है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब फॉरेन हाइट की स्पेलिंग बताना है, कौन सी करेक्ट है? तो देखिए, फॉरेन हाइट। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन सी हमारी करेक्ट स्पेलिंग है। तो FARENHEIT। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? स्पेलिंग करेक्ट है, FAHRENHEIT। ये होती है फॉरेन हाइट की, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ये है वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वर्ड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज्ड टू एक्सेप्टेड आइडिया, ट्रेडिशन,
एक्सेट्रा। एक ऐसा पर्सन जो बिलीव नहीं करता है किसी आइडियाज पे, ट्रेडिशन पे, कोई भी बिलीव नहीं करता, तो उससे क्या बोलते हैं? ओके, तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। मतलब ना तो कोई वो मूर्तियों पे, इसे हम बोलते हैं मूर्ति भंजक, इसे बोलते हैं। ठीक है। ए स्कूल बॉय हु कट्स क्लासेस फ्रिक्वेंटली, मतलब एक ऐसे स्कूल बॉय जो क्लासेस को क्या करता रहता है, बंद करके भाग जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे बोलते हैं हम लोग ट्रेंट, मतलब बिना परमिशन के जो क्लास को बंक करे। ठीक है। देखिए फ्रेंड, ये 111 से 120 तक आपके पैसेज दिए गए हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते चाहिए, क्योंकि इसको काफ़ी देर लग जाएगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में आप इसको सॉल्व करिए, इसके क्वेश्चन के आंसर हम बता देंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिए ये था आपका सारे पैसेज। देखिए द गिवन पैसेज स्पीक्स अबाउट, इस मतलब कि इस पैसेज में क्या किसके बारे में बताया गया है? ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, द सिग्न ऑफ गुड मैनेजर के बारे में। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पैसेज दैट ए गुड मैनेजर, मतलब कि हमें समझना चाहिए पैसेज के थ्रू कि मैनेज कैसा होना चाहिए। ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है 12 का, देखिए 112 का आपका जो राइट ऑप्शन बन जाता है क्या है? सी, हु इज ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव इन न्यू आइडियाज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। पीपल मेनली डूइंग देयर जॉब इन द पैसेज मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, द सच पीपल आर वर्किंग एट अबाउट हाफ एयर पोटेंशियल। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। इन ए ट्रूली प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट, सो राइट ऑप्शन आपका इसमें क्या बनेगा? 114 का सी, पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ इवॉल्विंग बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द वर्ड मोटिवेशन इन द पैसेज मीन्स, मोटिवेशन का इसमें पैसेज में क्या मतलब बताया गया है? तो इसमें ये मतलब बताया गया है कि टू एक्ट बी इंस्पायरिंग अदर्स, जिससे लोग उस एक्ट को देखकर दूसरे लोग क्या हो, इंस्पायर्ड हो। टू बी रिस्पेक्टेड टू न्यू आइडियाज इन द कॉन्स्टेंट द पैसेज सजेस्टिव। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, रीडनेस टू रिसीव न्यू आइडियाज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। द वर्ड इंसेंटिव इन द कॉन्स्टेंट पैसेज सजेस्टेड, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, एन एडिशनल पेमेंट और एडिशनल फैसिलिटीज टू एम्प्लॉय टू इंक्रीज प्रोडक्शन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। ए ट्रूली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर राइटर इज ऑलवेज, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, एक्टिवली थिंकिंग ऑफ बेटर एंड मोर एफिशिएंट मेथड्स ऑफ वर्किंग। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द इनोवेटिव सजेशन ऑफ न्यू आइडियाज फ्रॉम योर एम्प्लॉय कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, you make him feel the management does listen। ओके, चलिए 120 इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन। ए गुड मैनेजर शुड, एक गुड मैनेजर को कैसा होना चाहिए? ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए, टू ओपन माइंडेड एंड रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज। ओके, चलिए 121 से 122 तक के सारे क्वेश्चन आपके पंचुएशन के हैं। ओके, तो कौन सा पंचुएशन इसमें बिल्कुल करेक्ट है? देखते हैं। द लॉज ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाता है ए, द लॉ ऑफ मोस्ट कंट्रीज टुडे आर स्प्लिट इनटू टू काइंड्स, फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए सेकंड भी आपका पंचुएशन है। देयर इज ए स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट, ये 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी, देयर इज ए स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन एबॉलिश, फिर उसके बाद सेमीकोलन द स्लेवरी ऑफ कास्ट। 123 से जो 125 के क्वेश्चन है, PQRS के क्वेश्चन है, मतलब जंबल क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं कौन सा करेक्ट है। इट ग्रू डार्क
A stranger picked him up. The sun set. The travelers stumbled. A fell down. Nothing was visible. So right ऑप्शन आपका बन जाता है इसमें 123 का बी। पहले क्या लिखा जाएगा? RPTSQ। आर क्या है? आर में द सनसेट है। फिर पी क्या है? फिर है द सनसेट। फिर है इट ग्रू डार्क। फिर नथिंग वॉज विजिबल। फिर द ट्रेवलर स्टम्बल्ड एंड फेल डाउन। ए स्ट्रेंजर पिक्ड हिम अप। ओके, ये राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसमें 124 का। हैड बिलीव्ड क्वाइट वेल ही फाउंड व्हेन द फादर केम होम व्हाइल ही वाज अवे दैट द चिल्ड्रन। सो राइट ऑप्शन इसमें क्या बन जाएगा? 124 का ए। पहले आर लिखेंगे व्हेन द फादर केम होम, जब फादर घर आए। फिर उसके बाद क्या हुआ? ही फाउंड, उन्होंने पाया। टी फिर दैट द चिल्ड्रन की बच्चे। पी फिर क्या है? हैड बिहेव्ड क्वाइट वेल, मतलब एकदम शांत हो गए। यस वाइल ही वॉज अवे। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यू टू डिस्यू द लिंग्विस्टिक स्पेस इन श्रिंकिंग इन इंडियन लैंग्वेज रिसोर्स माइट ड्राई अप ही फील्स दैट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए SQRP। इसमें ही फील्स दैट द लिंग्विस्टिक स्पेस इन स्प्रिंकिंग फिर इन इंडियन लैंग्वेज रिसोर्स माइट ड्राई अप ड्यू टू डिस्यू। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड आपके फुल मॉक टेस्ट 125 क्वेश्चंस TGT PGT से रिलेटेड। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और अपना फीडबैक फ्रेंड जरूर दिया करें ताकि हमें उसे मोटिवेशन मिलता है। लाइक जरूर कर दिया करें सेशन को। ओके, चलिए फ्रेंड क्लास को आप ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।